आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में ही आगे बढ़ेंगे। कल आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 मंत्री होते थे। 18 मंत्रियों के अलावा एक मंत्रिण होती थी और मंत्रिण जो है वो मंत्रियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है। इनका वार्षिक वेतन जो होता था वो 48,000 पर्ण होता था। मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे उनका वार्षिक वेतन होता था 12,000 पर्ण और मंत्रिण में जो व्यक्ति होते थे उनका वेतन होता था 48,000 पर्ण। तो वेतन में इतना अंतर होना ही हमें मंत्रिण की उपयोगिता, मंत्रिण की महत्ता की जानकारी दे देता है। ये माना जाता है कि मंत्रिण के जो सदस्य होते थे वो राजा बहुत सोच समझकर उनकी नियुक्ति करता था और इन्हीं की सहायता से मंत्री परिषद के व्यक्तियों की भी सलाह ली जाती थी, लेकिन आमतौर पर इन्हीं के परामर्श से राजा जो है वो शासन चलाता था और कोई भी काम करने से पहले राजा इनकी सलाह लेता था और यही राजा के प्रमुख मंत्रणादाता कह लीजिए, सहायक कह लीजिए, सलाहकार कह लीजिए होते थे। और इनकी जब नियुक्ति की जाती थी तो राजा जो नॉर्म्स होते थे मंत्री के लिए वो सारे नॉर्म्स की अच्छे से जांच करता था और उसी के बाद नियुक्ति की जाती थी। और ये माना जाता है, ये कहा जाता है सभी ग्रंथों में कि इन मंत्रिण में नियुक्त किए गए व्यक्ति राजा के एक तरह से बहुत करीब होते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में मंत्रिण थी। अब अन्य पदाधिकारी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा अपनी उपयोगिता आवश्यकता के अनुसार 12 से 18 मंत्रियों को रख सकता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 18 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। पहला मंत्री और पुरोहित। इस पद पर कौटिल्य चाणक्य सुशोभित थे और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से ही अपना प्रशासन चलाते थे। दूसरा मंत्री था समाहर्ता। ये जनपद का मुख्य अधिकारी होता था और इसका मुख्य काम था राजकीय करों को एकत्रित करना। तीसरा जो मंत्री था, अधिकारी था, वो था सन्निधाता। राजकोष का मुख्य अधिकारी आय और व्यय जो होता था, एक तरह से कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुई, इसका जो अधिकारी होता था वो सन्निधाता होता था। सेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। हालांकि सेना का सर्वोच्च निर्णायककर्ता, सर्वोच्च अधिकारी सेनापति राजा खुद होता था, लेकिन सैन्य कार्यों में राजा की सहायता के लिए सेनापति मंत्री होता था। युवराज, राजा के बाद जो राजा बनेगा उसका एक पद होता था युवराज और वो भी राज कार्यों में कहीं ना कहीं राजा को सलाह देता था और राज कार्यों को एक तरह से सीखता भी था कि किस तरह से शासन उसे करना है। इसके अलावा प्रादेशिक न्यायिक अधिकारी, ये फौजदारी जो न्याय होते थे, फौजदारी जो निर्णय होते थे, उनका जो अधिकारी होता था। व्यवहारिक, ये दीवानी एक तरह से न्यायाधीश होता था। दीवानी से जितने भी संबंधित मामले होते थे उनका जो निर्णय करता था वो व्यवहारिक होता था। यह न्यायिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च न्यायाधीश राजा है, लेकिन ये दो अधिकारी जो है वो न्याय के क्षेत्र में थे, प्रादेशिक न्यायाधीश और व्यवहारिक न्यायाधीश। नायक, सेना का जो मुख्य संचालक होता था वो नायक कहलाता था। कर्मांतिक, विभिन्न कारखानों का जो संचालक होता था वो कर्मांतिक होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष होता था जो मंत्री परिषद अध्यक्ष था। दंडपाल, पुलिस की जो व्यवस्था देखता था।
एक तरह से पुलिस मंत्री था। अंतपाल सीमा की सुरक्षा जो देखता था, सीमा मंत्री होता था। दुर्गपाल गृह रक्षा मंत्री होता था। नागरक नगर का शासन अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं से संबंधित मंत्री होता था। द्वारिक राजद्वार जो होता था उसका प्रधान रक्षक। आंतर्वेशिक अंगरक्षकों का प्रधान एक तरह से होता था। आठविक जंगल विभाग का अध्यक्ष होता था। और ये जो मंत्री थे 18, इन्हें अमात्य भी कहा जाता था, तीर्थ भी कहा गया है इनको। ये 18 जो एक तरह से 18 मंत्री थे, ये 18 तीर्थ भी कहे जाते थे और इन मंत्रियों को अमात्य भी कहा जाता था। और इन्हीं में से हो सकता है मंत्री की नियुक्ति की जाती हो। स्ट्रैबो लिखता है कि इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य के पद, न्यायालय और संपूर्ण प्रशासन रहता था। इन मंत्री परिषद के अलावा कौटिल्य के शासन पद्धति में अध्यक्षों को भी बताया गया है और उनका स्थान भी महत्वपूर्ण माना गया है। और ये पहले मंत्रिण है, फिर मंत्री है और उसके बाद अध्यक्ष होते थे। और एक तरह से ये राज्य के दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे। स्ट्रैबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। और ये निम्न थे: कोषाध्यक्ष, कोष का एक तरह से मेन जो अधिकारी होता था, मैंने बताया था कोष का, वो सन्निधाता था राजकोष का जो था। लेकिन इसकी सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खान और धातुओं के खनन आदि से संबंधित अधिकारी था। लवणाध्यक्ष मुद्रा पद्धति का अधिकारी, कि कितनी मुद्रा चलानी है, किस धातु की चलानी है, मुद्रा पे कौन सा चिन्ह अंकित होगा, वो सारा देखता था। कोष्ठागाराध्यक्ष कोष्ठागार का निरीक्षक। पण्याध्यक्ष पण्यगृह का प्रधान अधिकारी। कृप्याध्यक्ष वन्य उपज का निरीक्षक। आयुधागाराध्यक्ष अशस्त्र भंडार का अध्यक्ष। मान्याध्यक्ष नापने के विविध साधनों का निरीक्षक। शुक्लाध्यक्ष विभिन्न करों को एकत्रित करने वाला अधिकारी। सुराध्यक्ष सुरा पर नियंत्रण रखने वाला। गणिकाध्यक्ष नावाध्यक्ष जलमार्गों का अध्यक्ष। गोवाध्यक्ष पालतू पशुओं से संबंधित। अश्वाध्यक्ष, इस तरह से ये अध्यक्ष जो थे वो 23 इनकी संख्या मिली है। और ये भी शासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में। चंद्रगुप्त मौर्य की जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन था, उसी तरह से इसका प्रांतीय प्रशासन भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। इसके समय में कितने प्रांत रहे, इसकी हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत जो हैं उनकी जानकारी मिलती है। ये 5 प्रांत जो थे वो थे उत्तरापथ, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसमें आता था कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब। दूसरा जो प्रांत था वो था मध्य प्रदेश, प्राच्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का भाग सम्मिलित था। तीसरा जो है वो अवंती राष्ट्र, पश्चिमी प्रांत जो था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी और इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपूताना का प्रदेश सम्मिलित था। फिर दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी और इसमें विंध्याचल के दक्षिण का भूभाग जो था वो शामिल था। कलिंग, पांचवा जो है वो इसकी राजधानी तोशाली थी। अब यहाँ माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम 3 प्रांत तो निश्चित रूप से रहे होंगे: उत्तरापथ, मध्य प्रदेश और अवंती राष्ट्र।
अंतिम दो जो हैं ये रहे थे या नहीं थे, कलिंग और दक्षिणापथ। ये एक विवाद का विषय है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि दक्षिणापथ भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था और कलिंग जो है उसके बारे में शंका है। अब इनकी शासन प्रणाली किस तरह की थी? तो अगर हम प्रांत की शासन प्रणाली की बात करें तो प्रांत जो हैं उनको एक तरह से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उपविभागों में बांट दिया गया था और ये जो हैं भाग थे जनपद, स्थानीय, द्रोणमुख, खर्वाटिक, संग्रहण और ग्राम। ये एक तरह से ये कड़ी थी। जनपद, स्थानीय, द्रोणमुख, खर्वाटिक, संग्रहण, ग्राम।